दोस्तों, दुनिया का हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की, जो रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई है। इस किताब में पैसों का मैनेजमेंट करना बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाया गया है। पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। पैसा किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से खर्च किया जाए, ये हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शायद यही वजह है जिसके कारण अमीर लोग और भी ज्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीब लोग और भी ज्यादा गरीब। मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी तो लोन की किस्त ही चुकाने में निकल जाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पैसा शक्ति का एक रूप है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन इससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। पैसा तो आता जाता रहता, लेकिन अगर आप ये जानते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तो आप इस पर काबू पा सकते हैं और दौलत बनाना शुरू कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे में अपने माता पिता से ही सीखते हैं, लेकिन एक गरीब माता पिता अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखा सकते हैं? वो सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो और एक अच्छी नौकरी करो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी कर भी ले, लेकिन पैसों के बारे में उसकी समझ और मानसिकता एक गरीब व्यक्ति जैसी ही रहेगी। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह है कि हमें पैसे के विषय के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो गरीब और अमीर इंसान के बीच अंतर पैदा करती है, तो इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। आइए अब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी हैं जिनका जन्म 8 अप्रैल 1947 को हवाई में हुआ था। ये एक अमेरिकी बिजनेसमैन, लेखक और निवेशक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी रिच ग्लोबल एलएलसी और रिच डैड कंपनी के संस्थापक हैं। रिच डैड कंपनी एक निजी वित्तीय शिक्षा कंपनी है जो पुस्तकों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और वोकेशनल एजुकेशन प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी दुनिया में पैसे कमाने के तरीके को लेकर अपनी सोच के लिए के जाने जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई सभी किताबों में से सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन की बेस्ट सेलर बुक्स में शामिल की जा चुकी है। रिच डैड पुअर डैड बुक को दुनिया के 95% लोगों ने पसंद किया है। रॉबर्ट कियोसाकी अब तक 25 से भी ज्यादा बुक्स लिख चुके हैं। निवेश और व्यवसाय से संबंधित इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी बाजार में उपलब्ध है। ये बुक रॉबर्ट कियोसाकी के व्यक्तिगत जीवन पर आधारित है। इस किताब में मनी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया गया है। रिच डैड पुअर डैड बुक की दुनिया भर में अब तक 46 मिलियन से भी ज्यादा कॉपी बिक चुकी है। इस बुक की लोकप्रियता को देखते हुए इसका 50 से भी ज्यादा अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्योंकि मामला पैसों की समझ का है, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर इंसान को, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से क्यों ना हो, जिंदगी में एक बार इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट, तो आपके लिए ये किताब और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि हमें स्कूल या कॉलेज के दिनों में केवल कोर्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये किताब पैसों को लेकर आपका नजरिया बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड बुक अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ को कैसे विकसित करें और किस तरह अमीर बने। चलिए अब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी इन हिंदी के मुख्य भाग की शुरुआत करते हैं। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने रिच डैड और पुअर डैड के बारे में बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक ही आदमी के दो पिता कैसे हो सकते हैं। दरअसल रॉबर्ट अपने खुद के पिता को पुअर डैड कहते थे और अपने मित्र माइक के पिता को रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते थे, वो एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे एक पीएचडी होल्डर शिक्षक थे, जबकि उनके दूसरे पिता, जिन्हें रॉबर्ट अपना अमीर पिता कहते थे, 8वीं क्लास भी पास नहीं कर पाए। रॉबर्ट के दोनों ही डैडी अपने अपने करियर में सफल थे। दोनों ही पिताओं ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और काफी पैसे कमाया, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानियों से जूझते रहे और वहीं दूसरे पिता आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। हम में से ज्यादातर लोग पैसों के बारे उन लोगों से सीखते हैं जो खुद जिंदगी भर पैसों की कमी के कारण जूझते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस ऐसे देते हैं जैसे सारी दुनिया का ज्ञान उन्हीं के पास हो।
आप जरा सोचकर देखिए, अगर आप दो लोगों से सलाह मांगते हैं जिनमें से पहला 1 लाख रुपए प्रति महीना और दूसरा 10 लाख प्रति महीना कमाता है, तो इनमें से किसकी सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी? मेरे हिसाब से 10 लाख प्रति महीना कमाने वाले व्यक्ति की सलाह आपके लिए ज्यादा कारगर साबित होगी। रॉबर्ट कहते हैं, मैं खुश नसीब था कि मेरे 2 डैडी, एक गरीब और दूसरे अमीर थे, इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोणों का विकल्प था, एक गरीब आदमी का और दूसरा अमीर आदमी का। मिसाल के तौर पर पुअर डैडी कहते थे, पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। वहीं रिच डैडी कहते थे, पैसे की कमी सारी बुराई की जड़ है। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं? यहां एक वाक्य कथन और दूसरा प्रश्न है। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आपका दिमाग सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इसे कैसे खरीदा जा सकता है। अमीर डैडी कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता। ये कहना मानसिक आलस्य की निशानी है। पुअर डैडी सलाह देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वहीं अमीर डैडी नसीहत देते थे, मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें खरीदने के लिए कोई अच्छी कंपनी मिल जाए। पुअर डैडी कहते थे, मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। वहीं अमीर डैडी कहते थे, मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। पुअर डैडी कहते थे, जहां पैसे का मामला हो वहां सुरक्षित खेलो, जोखिम मत लो। वहीं अमीर डैडी कहते थे, जोखिम को संभालना सीखो। आखिरकार रॉबर्ट टी कियोसाकी ने मात्र 9 वर्ष उम्र ही फैसला ले लिया कि वे सिर्फ अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और केवल उन्हीं के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। रॉबर्ट ने अपनी पढ़ाई शुरू की और इसी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अमीर डैडी से कुछ सबक सीखे जिनकी बदौलत वो आगे चलकर अमीर बन गए। अब हम रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी के इस वीडियो में एक एक करके उन्हीं सबक के बारे में जानने वाले हैं जो अमीर डैडी ने रॉबर्ट कियोसाकी को दिए थे। सबक 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। सबसे पहले आप इस छोटी सी कहानी को समझ लीजिए। एक व्यक्ति जिसके पास एक गधा होता है। जब उस व्यक्ति को अपने गधे से मेहनत करानी होती थी तो वह एक गाजर उस गधे के आगे लटका देता है। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में मेहनत करने लगता है। उस गधे को उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा, लेकिन बेचारा गधा उस गाजर तक कभी नहीं पहुंच पाता क्योंकि यह गाजर तो सिर्फ एक छलावा है। लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये गाजर गधे से मेहनत कराने की एक अच्छी तरकीब बन गई थी। ज्यादातर लोग उसी गधे की तरह ही होते हैं जो इस उम्मीद में मेहनत पर मेहनत किए चले जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे। लेकिन पैसा उनके लिए केवल एक सपना बनकर ही रह जाता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम ना करें, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दें, क्योंकि जैसे ही हम अमीर बनने की राह में अपना पहला कदम बढ़ाते हैं तो हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। इस अध्याय में ऑथर ने उन लोगों की बात की है जो खेल को सुरक्षित खेलना चाहते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से अड़ते हैं क्योंकि उनको जोखिम लेना तो कभी सिखाया ही नहीं गया। ऐसे लोगों के दिमाग में कुछ चीजों को लेकर हमेशा डर बना रहता है, जैसे लोन की किस्त ना चुका पाने का डर, नौकरी छूटने का डर, पर्याप्त पैसे ना होने का डर और दोबारा नए सिरे से शुरुआत करने का डर आदि। इन्हीं डर की वजह से ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं। यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। हम ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम ज्यादा कमा सकें, लेकिन फिर हमारे खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ने लगते हैं। इसी को अमीर डैड रैट रेस कहते हैं, जो कि एक ट्रैप है। हमको लालच और डर के इस ट्रैप से बचना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर बनना चाहते हैं इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। लेखक का कहना है कि हर इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज आती हैं, लेकिन जहां अमीर लोग उन अपॉर्चुनिटीज को पहचान कर उनको अपने लक्ष्य में तब्दील कर लेते हैं, वहीं गरीब लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि गरीब लोग हमेशा पैसे और सिक्योरिटी के पीछे भागने में लगे रहते हैं। लेखक का कहना है कि पैसा हमारे लिए 24 घंटे काम कर सकता है, लेकिन अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उसका फायदा केवल हमारे मालिक को होता है या उस कंपनी को जहां आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर हम पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं तो सारी पावर और कंट्रोल हमारे हाथों में होता है। इसलिए पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम करने के लिए मजबूर कर दीजिए। अगर आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप खुद के लिए जवाबदेह हैं, ना कि दूसरों के लिए।
आपका जो भी सवाल है खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके पास ही है। अमीर बनने की राह में आपका पहला कदम होना चाहिए कि आप सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा न कमा पाने का डर और लालच ही आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है और आपको नाकामयाबी के रास्ते पर धकेलता है। इसलिए डर और लालच को खुद पर इतना हावी न होने दें कि उसकी वजह से आप उल्टे सीधे फैसले लेते रहें। बेहतर होगा कि आप जो भी करें अच्छे से सोच समझ कर करें। अपना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न लें। आपको प्रतिदिन अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको अपनी पोटेंशियल के मुताबिक करना चाहिए। ऐसे लोगों की तरह सोचना बंद कर दीजिए जो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए ही काम करते हैं। अमीर डैडी अपने पहले सबक की शुरुआत कुछ इस तरह करते हैं कि वो रॉबर्ट और उसके मित्र माइक को अपने एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा लेते हैं। इस काम के लिए उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता, फिर भी वो दोनों काम करते रहते हैं। वो दोनों पूरे दिल से इस काम को करते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि इस काम के दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडिया आए। अमीर डैडी ने उन दोनों को बताया था कि पैसा कमाने के तरीकों पर हमेशा निगाह रखें। अगर आपने एक बार अवसर को पहचान लिया तो आप जीवन भर अच्छे अवसरों को पहचानने लगोगे। उन दोनों ने अमीर डैडी की इस बात को याद रखा। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन कॉमिक्स बुक के सामने वाले पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी और आधा हिस्सा वो अपने पास रख लेता थी और बाकी का आधा हिस्सा फेंक देती थी। शाम के समय स्टोर में कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर आता था और कॉमिक्स बुक के ऊपरी आधे हिस्से को स्टोर की क्लर्क मिसेज मार्टिन से क्रेडिट के लिए लेता और बदले में नई कॉमिक्स बुक्स दे दिया करता था। एक दिन उन दोनों ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या आप पुरानी कॉमिक्स बुक्स हमें दे सकते हो। कॉमिक्स डिस्ट्रीब्यूटर इस शर्त पर कि वो कॉमिक्स बुक्स को बेचेंगे नहीं, कॉमिक्स बुक्स देने के लिए तैयार हो जाता है। उन्होंने सोचा क्यों न हम इन पुरानी कॉमिक्स बुक्स को किराए पर पढ़ने के लिए दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए कॉमिक्स बुक्स को किराए पर देना शुरू कर दिया। इसके बदले वो 2 घंटे का 10 सेंट किराया वसूला करते थे। इन 2 घंटों में ग्राहक कितनी भी किताब पढ़ सकते थे। उन दोनों ने माइक की बहन को इस काम में अपनी मदद के लिए $1 प्रत्येक सप्ताह की तनख्वाह पर रख लिया। इस तरह वो दोनों 3 महीने तक औसतन हर सप्ताह $9.50 कमा रहे थे। इससे उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम पर कैसे लगाया जाता। सबक 2, लोगों को पैसे की शिक्षा देना क्यों जरूरी है। रॉबर्ट बताते हैं कि 1923 में एजवाटर बीच होटल, शिकागो में एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में दुनिया भर के लीडर और बेहद अमीर बिजनेसमैन लोगों ने हिस्सा लिया था। इनमें से एक बहुत बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शवाब और समुअल इंसुल उस वक्त की लार्जेस्ट यूटिलिटी प्रेसिडेंट के अलावा और भी अन्य बड़े बिजनेसमैन यहां मौजूद थे। इस मीटिंग के 25 साल बाद देखा गया कि इनमें से कई लोग गरीबी में मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली थी और कुछ ने तो अपना दिमागी संतुलन ही खो दिया था। असल बात तो ये है कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन वो ये सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को कैसे रखा जाए। आप चाहे कितना भी पैसा क्यों ना कमा ले, लेकिन उसे बनाए रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये हुनर सीख लिया तो आप किसी भी समस्या का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। अक्सर हम सबके दिमाग में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे पैसे कमाने की शुरुआत कैसे और कहां से की जाए, कौन सी किताबें पढ़ना अच्छा रहेगा, कामयाबी का रहस्य क्या है, हम किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन अधिकतर लोग सिर्फ पैसे पर ही अपना ध्यान लगाए बैठे रहते हैं और अपनी सबसे बड़ी दौलत पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जिसका नाम है फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर आप ये सोचेंगे कि पैसा ही आपकी समस्याओं को सुलझा सकता है, तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ही परेशानी भरा होगा। ध्यान रहे, बुद्धि से समस्याएं सुलझती हैं और इसी से पैसा आता है। अगर आपके पास पैसे की समझ नहीं है तो पैसा चाहे आपके पास आ भी जाए पर ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। ज्यादातर लोग जिंदगी भर ये नहीं समझ पाते कि असल बात ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना पैसा रख पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां तो सुनी ही होंगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं पर कुछ ही समय बाद वो फिर से गरीब हो जाते हैं। ये लोग लाखों करोड़ों रुपए जीतते हैं फिर भी वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। इसके अलावा आपने ऐसे खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों की कहानियां भी सुनी होंगी जो अपनी जवानी के दिनों में करोड़पति होते, लेकिन बुढ़ापे के दिनों में भीख मांगने तक के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका कारण है पैसे की समझ न होना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को संभाल कर रखा।
ये बात अच्छी तरह समझ लें कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके पास पैसे की अच्छी समझ होनी ही चाहिए। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं। अगर हमें कोई घर बनाना है तो हमें 6 फीट की नींव खोदनी होगी। वहीं अगर हमें बहुमंजिला इमारत बनानी है तो हमको सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा और एक मजबूत नींव अड़ालनी होगी। ज्यादातर लोग अमीर बनने के चक्कर में 6 फीट की नींव पर ही बहुमंजिला इमारत बनाना चाहते हैं। हमारा स्कूली सिस्टम उस जमाने का है जब खेती किसानी ही अर्थव्यवस्था का आधार थी। आज भी ये बिना नींव के घरों में भरोसा करता है। इसलिए स्कूल कॉलेज से निकलने वाले बच्चों की कोई आर्थिक नींव नहीं होती। देखा जाए तो अकाउंटिंग दुनिया का सबसे बोरिंग विषय है। ये बहुत उलझन भरा विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल ये है कि आप इस बोरिंग और उलझन भरे विषय को किस तरह आसानी से समझ सकते हैं। अमीर बनने का सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि आपको संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। ये पहला नियम है और यही इकलौता नियम है जो बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस नियम की इंपॉर्टेंस पता ही नहीं होती है। ज्यादातर लोग पैसे से संबंधित समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि संपत्ति यानी कि एसेट्स और दायित्व यानी कि लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, वहीं गरीब और मिडिल क्लास के लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात यह है कि गरीब और मिडिल क्लास के लोगों को ये लगता है कि वो संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। चलिए अब एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को समझते हैं। एसेट्स वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, वहीं लायबिलिटीज वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। बस आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति यानी एसेट्स खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मिडिल क्लास आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व यानी लायबिलिटीज खरीद सकते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच के फर्क को न जानने से ज्यादातर लोग जिंदगी भर पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यही होती है कि वो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा नहीं कमाते, इसका असली कारण ये है कि वो जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व ही खरीदते रहते हैं। पैसा कमाने के बाद उसका क्या किया जाए? पैसे को अपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए? पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए? अगर आप इन सवालों के जवाब जानते हैं तो इसका मतलब है आपको पैसे की समझ है। ज्यादातर लोग ये नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए भी होता है कि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। जी हाँ, कैश फ्लो। कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसमें पैसों की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है, लेकिन पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा। चलिए आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर इस छोटी सी कहानी से समझते हैं। हाल ही में शादीशुदा पति पत्नी एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो पैसा बचा रहे हैं क्योंकि 2 लोगों के साथ साथ रहने का खर्च भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। अब समस्या ये है कि जिस मकान में वो रहते हैं वो बहुत छोटा है। वो दोनों अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वो बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास 2 तनख्वाह होती हैं और वो अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वो फैसला लेते हैं कि अब वो किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। और वो दोनों एक नया घर खरीद लेते हैं। घर खरीदने के बाद उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वो दोनों एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। वो दोनों ये सब चीजें संपत्ति समझकर खरीद रहे हैं, लेकिन ये संपत्ति नहीं दायित्व है, क्योंकि इन सब चीजों से उनकी जेब में पैसा आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। अचानक वो अपने सपने से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम बढ़ गया है और वो कर्ज में है और उन्हें कार लोन व क्रेडिट कार्ड लोन की किस्त भी चुकानी है। अब वो भी चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है, तभी उनके पास किसी और बैंक का एक क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वो उसका इस्तेमाल करते हैं।
वो खत्म हो जाता है तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि समझदारी इसी में होगी कि वो अपनी ऊंची ब्याज दर के लिए इस कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दे और इससे घर पर लगने वाले ब्याज से भी उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। दोस्तों, वो ऐसा ही करते हैं और ज्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वो राहत भरी सांस लेते हैं, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने कंज्यूमर लोन को होम लोन में बदल लिया है। उनको अपनी पैसिव इनकम देनी है क्योंकि उन्हें अपनी होम लोन की किस्त 30 सालों में चुकानी है। इस समस्या से निपटने का यही स्मार्ट तरीका उन्हें लगता है। अब वो अगले 30 सालों तक किस्त चुकाएंगे और पैसों की तंगी का सामना करेंगे। पैसे का डर हमेशा उन पर हावी रहेगा, कहीं नौकरी ना छूट जाए, वरना किस्त कैसे चुकाएंगे। हम इतना भी नहीं जानते कि समस्या पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरह खर्च करने की है और यही पैसे की तंगी का कारण है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा दिया है, तो गड्ढा खोदना बंद कीजिए। गरीब और मिडिल क्लास के लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से ये तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो इन पर काबू कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। क्या हम खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इसमें समझदारी है? हम लोग अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण हम वही दोहराते हैं जो हमें सिखाया गया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों के ऐशो आराम की नकल करने के कारण पैसों की बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के अंतर को पहचाना जाए और हमेशा पैसा देने वाले एसेट्स खरीदने की कोशिश की जाए। इसी के साथ अपने लायबिलिटीज और खर्च को भी कम करने की कोशिश करते रहें। सबक 3, अपने काम से काम रखो। इस अध्याय में ऑथर कहते हैं कि अमीर लोग अपने एसेट्स पर ध्यान देते हैं, जबकि गरीब या मिडिल क्लास लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी में मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक ने MBA की एक क्लास में अपनी स्पीच दी। ये बात 1947 की है। उनकी यह स्पीच बहुत ही शानदार और लोगों को प्रेरित करने वाली थी। इस स्पीच के बाद क्लास के छात्रों ने उनके साथ कुछ समय बिताने की गुजारिश की तो मैकडॉनल्ड के संस्थापक रे क्रॉक उन छात्रों के साथ बियर पीने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच बातों बातों में रे क्रॉक ने छात्रों से पूछा, क्या आप लोग जानते हो कि मैं किस व्यवसाय में हूं? इस सवाल के बाद पहले तो छात्र हंसने लगे, फिर उनमें से किसी एक ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया कि जाहिर है आप हैमबर्गर बेचने के व्यवसाय में हैं। इस जवाब को सुनकर रे क्रॉक हंसने लगे और उन्होंने कहा, मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, लेकिन मैं हैमबर्गर व्यवसाय में नहीं बल्कि रियल एस्टेट व्यवसाय में हूं। मैकडॉनल्ड की सफलता में फ्रेंचाइजी की जमीन और उसकी लोकेशन की अहम भूमिका है। जो मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइज खरीदता है उसको वो जमीन भी खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा सा मतलब है ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी है। आज मैकडॉनल्ड संसार में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा स्वामी है, जो संसार के सबसे मूल्यवान चौराहों और सड़कों के नुकड़ों पर आपने कदम जमाए हुए है। यही सबक अमीर डैडी ने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। अमीर डैडी इस रहस्य को जानते थे, इसलिए वो हमेशा कहते थे कि अपना पूरा ध्यान खुद के काम पर केंद्रित करो, अपना पूरा जीवन दूसरों की खातिर काम करने में बर्बाद मत करो। हम में से ज्यादातर लोग टैक्स चुकाकर सरकार के लिए काम करते हैं। हम उस कंपनी के लिए काम करते जहां हम नौकरी करते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में पैसों की तंगी इसलिए आती है क्योंकि वो सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम करते रहते हैं और अपने लिए कुछ नहीं बचा पाते। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली ऐसी है जो युवाओं को केवल अच्छी नौकरी दिलाने के लिए तैयार करती है। आप सब जानते हैं, आप जो पढ़ेंगे वही आप बनेंगे। यानी अगर आप कुकिंग का अध्ययन करते हैं तो आप शेफ बन जाते हैं। अगर आप विधि का अध्ययन करते हैं तो आप वकील बन जाते हैं, और अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। अब समस्या ये कि इससे भी छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन दूसरे के काम की परवाह करने और उसे अमीर बनाने में लगा देते हैं। पेशे और आपके खुद के काम में एक बड़ा फर्क होता है। रॉबर्ट कहते हैं, जब मैं एक बैंक में काम करने वाले व्यक्ति से पूछता हूं कि आपका खुद का काम क्या है, तो उसका जवाब होता है कि मैं एक बैंकर हूं। फिर मैं उस व्यक्ति से पूछता हूं कि क्या आप उस बैंक के मालिक हो, तो उसका जवाब होता है नहीं, मैं तो वहां नौकरी करता हूं।
दरअसल उस व्यक्ति ने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया है। लेकिन यहाँ उसका पेशा तो बैंकर का है, परंतु उसका खुद का काम कुछ भी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि लोगों को अपने खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए और अपनी नौकरी करते हुए असली संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए। हमें ऐसे दायित्व या निजी सामान खरीदने से बचना चाहिए जिनका मूल्य उन्हें घर लाने के बाद कम हो जाए, क्योंकि यदि आप कोई नई कार शोरूम से खरीदकर अपने घर लाते हैं तो उसकी कीमत उसी समय 25% कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि कार एक असली संपत्ति नहीं है। इसी तरह और भी अन्य चीजें हैं जिनकी कीमत लगातार घटती रहती है। क्या आप जानते हैं बिजनेस करना क्या होता है? चलिए समझते हैं। एक ऐसा कारोबार जहां आपके मौजूद रहने की जरूरत ना हो, जिसका प्रबंधन दूसरे लोग आपके लिए करें, उसे ही बिजनेस करना कहते हैं। अगर आपको भी वहां मौजूद रहकर काम करना पड़े तो वो बिजनेस नहीं बल्कि नौकरी है। रॉबर्ट कभी भी नौकरी छोड़ने की सलाह नहीं देते, बल्कि वो तो हमेशा एसेट्स वाले कॉलम को बड़ा और मजबूत करने पर जोर देते हैं। इसलिए अपने काम से काम रखना शुरू कर दीजिए और हमेशा ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों को खरीदने से बचें जिनकी कीमत घर लाने के बाद कम हो जाती है। रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा असली संपत्तियां खरीदने की सलाह देते हैं, ऐसी संपत्तियां जो आपको फायदा पहुंचाती हैं, जैसे ऐसे बिजनेस जिनमें आपको मौजूद रहने की जरूरत नहीं हो, आप केवल मालिक हों पर उसे दूसरे लोग चलाते हों। स्टॉक्स में निवेश, बॉन्ड्स खरीदे, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट खरीदे, बौद्धिक संपदा से मिलने वाली रॉयल्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट्स, पेटेंट्स, बुक्स आदि। इसके अलावा हर वो चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी विलासिता की वस्तुएं, दायित्व ना खरीदें, लेकिन रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर लोग विलासिता की वस्तुएं सबसे अंत में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों में विलासिता की वस्तुएं सबसे पहले खरीदने की प्रवृत्ति होती है। इतना समझ लेने के बाद अब आप अमीरों का सबसे बड़ा रहस्य सीखने के लिए तैयार हैं, यानी वो रहस्य जो अमीरों को बाकी लोगों से काफी आगे पहुंचा देता है। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की शक्ति। शुरुआत में टैक्स केवल अमीर लोगों पर ही लगाया जाता था। शुरुआत में टैक्स का मतलब था कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसे कमाएगा वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जुर्माने के तौर पर सरकार को देगा। बाद में टैक्स उन लोगों से भी वसूला जाने लगा जिन्होंने इसकी पैरवी की थी, यानी गरीब और मध्य वर्ग। सबको लगता है कि अमीर लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के समय में मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा टैक्स देते हैं, वहीं अमीर लोग सबसे कम टैक्स देते हैं, क्योंकि अमीर लोग टैक्स और उससे जुड़े सभी कानूनों को अच्छी तरह समझते हैं। अमीर लोग या तो खुद सीखते हैं या फिर ऐसे लोगों को जॉब पर रखते हैं जो इस फील्ड के अच्छे जानकार होते हैं। कॉर्पोरेशन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज होता है जिससे एक कानूनी संस्था बनती है। ये दरअसल कोई चीज नहीं होती, यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह नहीं होता, लेकिन कॉर्पोरेशन की इनकम टैक्स दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स दर से कम होती है। इसके अलावा कॉर्पोरेशन को टैक्स चुकाने से पहले कुछ खर्च करने की छूट होती है। इसलिए अमीर लोग अपना पैसा कॉर्पोरेशन में निवेश करते हैं और उसका फायदा उठाकर अपना टैक्स कम कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि आखिर अमीर और मिडिल क्लास लोग टैक्स कैसे भरते हैं। अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो पहले मुनाफा कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बचता है केवल उस पर टैक्स देते हैं। मिडिल क्लास लोग पहले पैसा कमाते हैं, फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी अपने देश की टैक्स प्रणाली को समझना होगा और टैक्स बचाने के नए नए तरीके सोचने होंगे। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ऑथर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की कहानी से शुरुआत करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया और बाद में उसे पेटेंट भी करा दिया। उनके इस नए आविष्कार की मांग बहुत ज्यादा होने की वजह से वे बहुत परेशान थे, क्योंकि ग्राहम बेल को इतने बड़े बिजनेस को संभालने में काफी दिक्कत आ रही थी। इसलिए ग्राहम बेल उस जमाने की नामी कंपनी वेस्टर्न यूनियन के पास गए और उनसे पूछा कि क्या वे उनके पेटेंट तथा छोटी सी कंपनी को खरीदेंगे। इस पूरे सौदे के बदले में ग्राहम बेल $1,00,000 चाहते थे, लेकिन वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए इस प्रस्ताव को ये कहकर टुकरा दिया कि आप बहुत ज्यादा कीमत मांग रहे हो। बाकी इतिहास गवाह है। इसके बाद एक $multi-billion कंपनी AT&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर सिखाने के पेशे में है। रॉबर्ट ने हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद सभी लोगों में एक चीज कॉमन देखी, वो है पोटेंशियल।
हर इंसान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल होती है जो उन्हें महान बनाती है। लेकिन एक चीज हम सभी को किसी ना किसी हद तक पीछे रोक कर रखती है और वो है खुद पर डाउट, शंका रखना। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एक बार स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद डिग्रियां या अच्छे ग्रेड ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाते हैं। असल जिंदगी में ग्रेड काफी नहीं होते, क्योंकि संसार में चतुर नहीं, साहसी लोग आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि वित्तीय प्रतिभा के लिए तकनीकी ज्ञान और साहस दोनों की जरूरत होती है। ज्यादातर लोग पैसों के मामले में कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब आपको ही फैसला करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो आप जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आगे आने वाला समय आपके लिए और भी ज्यादा डरावना होगा। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के समय में भी मैंने बहुत सारे लोगों को संघर्ष व कड़ी मेहनत करते हुए देखा, क्योंकि वो आज भी पुराने विचारों से जकड़े हुए हैं। वो अपनी नौकरी छूटने, अपना मकान गंवाने के लिए तकनीक, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को दोष देते रहते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि इन समस्याओं का कारण वो खुद ही है। रॉबर्ट ने एक गेम बनाया जिसे वो कैश फ्लो कहते हैं। ये गेम लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे करना चाहिए, अमीर बनने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट ने ये सारी बातें इस गेम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। एक दिन एक महिला रॉबर्ट के पास आई। इस महिला ने सीखने का एक मूल्यवान अवसर खो दिया था। शुरुआती दौर में गेम खेलने के दौरान उसे एक बोट कार्ड मिला, जिसका मतलब ये था कि उसने एक नाव जीती है। वो महिला बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि इस नाव को लेने लिए उसे एक बड़ी रकम टैक्स के रूप में भरनी होगी तो वो बहुत उदास हो गई। वो बोट उस महिला लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी बन गई थी। उस महिला को लगने लगा कि ऐसे तो ये बोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये खेल समझ नहीं आया और उसने रिफंड की मांग की। वो पैसे वापस लेकर चली गई, लेकिन बाद में उसने फोन करके बताया कि अब उसे ये गेम समझ में आने लगा है। वो उस गेम से अपने जीवन को जोड़कर देख पा रही थी। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है। अक्सर हम उस बात पर गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि आपको चीजों को समझना चाहिए। कैश फ्लो खेलने वाले कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस खेल में काफी सारा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उस पैसे का क्या करें। असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। कुछ लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से कमजोर होते हैं। उनकी पुरानी सोच उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती और वो सिर्फ सही मौके की तलाश में बैठे बैठे अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोगों को तो सही मौका मिल भी जाता है, लेकिन फिर भी वो उसका फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो कहेंगे कि उनके पास तो पैसा ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है और मौका भी, लेकिन ये यह नहीं समझ पाते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है। वित्तीय बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प सोचना। अगर आपके पास मौके नहीं आ रहे हैं तो आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी गोद में आ टपकता है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और बैंक वाले उधार देने को तैयार नहीं है, तो आप उस अवसर से कैसे लाभ उठा सकते हैं। ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर करती हैं। ज्यादातर लोग इन सब बातों का सिर्फ एक ही समाधान जानते हैं कि कड़ी मेहनत करके खूब पैसा कमाया जाए और कर्ज लिया जाए। अगर आप ऐसे इंसान बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है, तो मौके के इंतजार में बैठे ना रहें, बल्कि आपको सीखना होगा कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए। अगर आप सही परिस्थितियों के आने का इंतजार करते रहेंगे तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा वास्तविक नहीं है। हमारा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। आपको फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना होगा। रॉबर्ट पैसे बनाने का एक सरल उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि 1990 के दशक की शुरुआत में फिनिक्स और एरिजोना की आर्थिक स्थिति, वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। हर महीने एक निश्चित धन राशि बचाने का यह विचार काफी दमदार था। लेकिन ऐसे पैसे का क्या फायदा। इससे बेहतर तो ये होगा कि आप उस पैसे का कुछ हिस्सा निवेश करते रहें, जो आगे चलकर आपको ज्यादा फायदा देगा। फिनिक्स और एरिजोना के लोग आर्थिक तंगी झेल रहे थे। लोग अपनी प्रॉपर्टी औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर थे। निवेशकों के लिए ये सबसे अच्छा मौका था। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक मकान सिर्फ $20,000 में ही खरीद लिया।
इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक विज्ञापन दिया और उनके पास उनका $75,000 की कीमत वाला यह मकान $60,000 में लेने वाले ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। उन्होंने इसे $60,000 में बेचकर $40,000 कमा लिए। इस पूरे खेल में रॉबर्ट को केवल 5 घंटे का ही समय लगा। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि एक बार सिंगापुर में एक महिला पत्रकार उनका इंटरव्यू ले रही थी। महिला पत्रकार उनसे बोली कि मैं भी आपकी तरह बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती थी। रॉबर्ट भी उस महिला पत्रकार के लेख पढ़ चुके थे, जो काफी दमदार और स्पष्ट थे। उसके लेखों में पाठकों को अपना बनाने की क्षमता थी। महिला रिपोर्टर कहती है कि मेरे नॉवेलिस्ट लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इसलिए उसने रॉबर्ट से सलाह मांगी कि उसे क्या करना चाहिए। रॉबर्ट ने उससे पूछा, तो ऐसी क्या चीज है जो आपको अपने सपने सच करने से रोक रही है? इस सवाल के जवाब में उस महिला रिपोर्टर ने जवाब दिया कि मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। इस पर रॉबर्ट ने उस महिला रिपोर्टर को सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी। इस बात पर वो महिला नाराज होकर कहने लगी, मैं एक पेशेवर लेखिका हूँ, मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर डिग्री है, भला मुझे बिक्री सीखने की क्या जरूरत है? रॉबर्ट कहते हैं कि ये दुनिया स्मार्ट, शिक्षित और प्रतिभाशाली लोगों से भरी पड़ी है। हम ऐसे लोगों से रोज मिलते हैं, ऐसे लोग हमारे आप पास ही होते हैं। लेकिन पॉइंट की बात यह है कि पैसा कमाने के लिए केवल आपका टैलेंट ही काफी नहीं है, क्योंकि उस टैलेंट को कैसे भुनाया जाए, जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक आपका टैलेंट बेकार है। बेचने और मार्केटिंग की योग्यताएं सीखना ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल होता है, खासतौर पर अस्वीकृति के डर के कारण, लेकिन इसे सीखना बहुत जरूरी है। अमीर और गरीब डैडी के बीच एक सबसे बड़ा अंतर यह था कि गरीब डैडी हमेशा नौकरी की चिंता करते थे, क्योंकि एक सेफ नौकरी ही उनके लिए सब कुछ थी, जबकि अमीर डैडी सिर्फ और सिर्फ सीखने पर जोर देते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सबक 7, बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे की समझ होने के बाद भी आर्थिक आजादी हासिल करने की राह में कई बाधाएं आपके सामने आ सकती हैं। ऐसे 5 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से पैसे की समझ रखने वाले लोग भी अपने संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा नहीं बढ़ा पाते। इसलिए इन बाधाओं को पार करना बहुत ही जरूरी है। डर, निराशावाद, आलस्य, बुरी आदतें, अहंकार। चलिए एक एक करके इन 5 बाधाओं को समझते हैं। 1, डर को पार करना। रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे आज तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसे पैसे का नुकसान अच्छा लगता हो, और ना ही मुझे कोई ऐसा अमीर इंसान मिला जिसने पैसे का नुकसान ना उठाया हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ऐसे बहुत से गरीब लोगों से मिला हूं जिन्होंने 1 रुपया भी निवेश में नहीं खोया है, मतलब 1 रुपया भी निवेश नहीं किया है। पैसे गंवाने का डर हर इंसान को होता है, लेकिन असली समस्या डर नहीं है। समस्या तो ये है कि आप इस डर का मुकाबला कैसे करते हैं और पैसे गंवाने के बाद की स्थिति से कैसे निपटते हैं। आप असफलता को कैसे लेते हैं। असफलता विजेताओं को प्रेरित करती है और असफलता पराजितों के हौसले पस्त कर देती है। किसी अमीर आदमी और गरीब आदमी के बीच में यही मूलभूत अंतर होता है कि वे उस डर से कैसे मुकाबला करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको अमीर बनने की खुशी से ज्यादा पैसे गंवा देने का डर होता है। अगर आपकी उम्र 25 वर्ष से ज्यादा है और जोखिम उठाने से आपको डर लगता है, तो अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप बेशक सुरक्षात्मक तरीके से ही खेलें, लेकिन आपको जल्दी ही शुरुआत कर देनी चाहिए। 2, निराशावाद को पार करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो विनाश की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम सभी के मन में शंकाएं होती हैं। हमारी शंकाएं हमें निष्क्रिय बना देती हैं। हम क्या होगा अगर वाला खेल खेलने लगते हैं। क्या होगा अगर इस निवेश में मेरे पैसे डूब गए? क्या होगा अगर सब चीजें मेरी योजना के हिसाब से ना हो? ये शंकाएं हमें इतना डरा देती हैं कि कभी कभी हम काम शुरू ही नहीं कर पाते और अच्छे मौके हमारे सामने से गुजर जाते हैं। हमें इन शंकाओं को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना है। आलस्य पर जीत हासिल करना। व्यस्त लोग अक्सर सबसे ज्यादा आलसी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब आप इस छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। एक व्यवसाय होता है जो पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। वो ऑफिस में देर तक काम करता है और वीकेंड्स पर भी ऑफिस का काम घर ले आता है। एक रात जब वो घर वापस लौटता है तो उसे घर खाली मिलता है, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चों के साथ लेकर घर छोड़कर चली जाती है। वो जानता था कि उसके और उसकी पत्नी के संबंध कमजोर हैं,
लेकिन संबंध को मजबूत बनाने की मेहनत करने के बजाय वो ऑफिस में ही व्यस्त बना रहा। परिवार के चले जाने पर वो निराश हो जाता है और अपने काम में भी लापरवाही करने लगता है, जिसके कारण उसकी नौकरी भी चली जाती है। ज्यादा व्यस्त लोग किसी एक चीज में अपना सारा समय देकर बाकी चीजें गंवा बैठते हैं। आप अपने आलस्य पर कैसे जीत हासिल कर सकते हैं? इसका जवाब है थोड़े से लालच से। हमेशा अपने आप से सवाल करें, मेरी जिंदगी कैसी होगी अगर मुझे कभी काम ना करना पड़े? इस तरह थोड़े लालच से आप कुछ बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। याद रखें, हर चीज की अति बुरी होती है, इसलिए ज्यादा लालच भी ना करें। बुरी आदतों से बचना हमारी आदतें हमारी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप किन्हीं दो व्यक्तियों में तुलना करेंगे तो आप उनकी आदतों में काफी अंतर देखेंगे। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं तो मैं वित्तीय, मानसिक और आर्थिक दृष्टि से ज्यादा मजबूत बनता हूं। यानी आपको हर महीने पैसे आने के बाद सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे अलग निकालने हैं, इसके बाद ही अपने बिल्स चुकाने हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको यह आदत डालनी ही होगी, चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों न हो। खुद को पहले पे करने की आदत से आपको दो फायदे होंगे। पहला, समय के साथ साथ आपको संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दूसरा, आप कमाई के अन्य मौकों का भी लाभ उठा सकते हैं। अहंकार को पार करना। अमीर डैडी अक्सर कहते थे कि जो मैं जानता हूं उसी की बदौलत मैं पैसे बनाता हूं, और जो मैं नहीं जानता उसी की वजह से मैं पैसे गंवाता हूं। ज्यादातर लोग अपनी अज्ञानता को छिपाने की कोशिश में अहंकार का इस्तेमाल करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो, लेकिन अहंकार करने से अच्छा होगा कि आप उस चीज के बारे में अच्छे से जानकारी कर लें। रिच डैड पुअर डैड बुक का मुख्य उद्देश्य लोगों में पैसे की समझ पैदा करना है। इस किताब से पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो भी इंसान अपने आर्थिक भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहता है, उसे रिच डैड पुअर डैड बुक से शुरुआत करनी चाहिए। आपको ये समरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।